हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम डेक्स्टर सीजन 1 एपिसोड नंबर 6 रिटर्न टू सेंडर की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत डेक्स्टर और कोडी के साथ शुरू होती है, जहां पर डेक्स्टर कोडी की मदद करते हुए एक मरी हुई गोल्डन फिश को फ्लश करवाने की कोशिश कर रहा होता है। तो जब कोडी फ्लश करके चला जाता है तो गोल्डन फिश जहां फिर से वापस आ जाती है। वही ये चीज इस एपिसोड की कहानी को या टॉपिक को सेट करती है, जिसका हमें आगे पता चलने वाला है। फिर जब डेक्स्टर गोल्डन फिश को फ्लश करने के बाद रीटा से बातचीत करते हुए ब्रेकफास्ट टेबल को ज्वाइन करता है तो उसे जहां पता चलता है कि एस्टर का बर्थडे है, वहीं साथ ही साथ फोन से पता चलता है कि कैस्ट्यूलो के जंक यार्ड में एक लाश मिली है। तो जब डेक्स्टर हैरान और परेशान होकर वहां के क्राइम सीन पे पहुंचता है तो चारों तरफ जहां पुलिस का जमावड़ा लगा होता है, वहीं जब बैंक के अंदर पहुंचकर वैलेरी या कैस्ट्यूलो की वाइफ को देखता है तो उसके जहां हाथ पांव फूलने लगते हैं, वहीं उसे ये भी अंदाजा हो जाता है कि इस काम को कौन कर सकता है। फिर जहां डेक्स्टर अपने आप को कंट्रोल करके आगे बढ़ता है, वहीं जब जेम्स का फोन बजने लगता है तो वो डेप के कहने पर उसे देखकर रख देता है। तो जेम्स जब बॉडी को आइडेंटिफाई करने को कहकर डेप के साथ वहां से चला जाता है, वहीं डेक्स्टर जहां वैलेरी को देखकर ये गेस करता है कि टोनी टूची को ना मारने की वजह से आइस्टर क्लियर उसके पीछे पड़ा है या उसे एक्सपोज करना चाहता है। फिर जब मसूका वहां पे आकर नीडल के छेद को पॉइंट आउट करता है तो डेक्स्टर जहां उसे बग बाइट बताकर उसे जहां इग्नोर करने के लिए बोलता है, लेकिन मसूका को पूरा यकीन होता है कि वो छेद इंजेक्शन की वजह से पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ जब पोलो रूम के अंदर जाते हैं तो उन्हें सारी चीजों को देखकर यकीन हो जाता है कि यहाँ पर लोगों को बंद करके रखा गया था। वहीं जब टेप को वहाँ पे एक नंबर मिलता है तो जेम्स इस नंबर को बटिस्टा से पता करवाने को बोलता है। वहीं जब उनको पता चलता है कि कार के ट्रंक के अंदर कोई छुपा हुआ है तो जेम्स और डेव जब वहाँ पे पहुंचकर बंदूक की नोक पर जब उसे खोलते हैं तो उसके अंदर से जहाँ एक लड़का निकलता है तो उसके स्पेनिश बोलने की वजह से मारिया जहाँ उसकी लैंग्वेज में बात करते हुए उसको जब कंफर्टेबल फील करवाती है तो वो जहाँ मारिया को गले लगा लेता है। वहीं डेक्स्टर इस नज़ारे को देखकर उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके गले का फंदार धीरे धीरे कसता जा रहा है। तो जब डेक्स्टर ये सोचने लगता है कि वो इस बारे में ना डेप को बता सकता है ना ही किसी और को बता सकता है तो कहानी फिर से पास में जाती है, जहाँ पर डेप उनके साथ शिकार पे जाने की जिद कर रही होती है। तो हैरी जहाँ डेप को मना कर देता है तो डेप जब उसके जाने के बाद हैरी से उसे साथ ले जाने को बोलता है तो हैरी उसे समझाता है कि वो अपने करीबी लोगों को जब तक इस सच के बारे में छुपाता रहेगा, वो लोग उनके उतने ही करीब रहेंगे, नहीं तो उनको उसकी सच्चाई मालूम चल जाती है तो वो अनजाने खतरों से उसे कैसे बचाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब रीटा अपने घर से निकलने वाली होती है तो उसके पति का फोन आ जाने की वजह से जब वो गुस्सा हो जाती है तो कोडी के पूछने पे एस्टर उसे बताती है कि वो हमेशा ही डैड के कॉल आने पर अपसेट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स और डेव ऑफिस पहुंचते हैं तो बटिस्टा ने उस इंसान को बुलाया होता है या उस औरत को बुलाया होता है जिसका उन्हें कैस्ट्यूलो के रूम में नंबर मिला था। तो बटिस्टा जब उसके लैंग्वेज में उससे पूछता है तो उन्हें जहाँ कंफर्म हो जाता है कि वो इमिग्रेंट्स को लाकर यहाँ पर बंद किया करता था, लेकिन लड़के के बारे में पूछने पर उसे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम होता है। वहीं दूसरी तरफ जब मसूका बेली की रिपोर्ट को डेक्स्टर से चेक करवा रहा होता है तो उस रिपोर्ट से मालूम चल जाता है कि कातिल ने उसको बेहोश करने के लिए इटोरोपिन हाइड्रोक्लोराइड या एनिमल ट्रैंकुलाइजर का यूज किया है, जिसके ओवरडोज की वजह से इंसान जहाँ पूरा पैरालाइज हो सकता है या बेहोश हो सकता है। लेकिन जब मसूका उसे ये बताता है कि इस स्पेशल ड्रग को लेने के लिए DEA लाइसेंस की जरूरत पड़ती है तो उसने जहाँ DEA से लिस्ट मंगवाई है। That's it. No more donuts for Masuka. या ये कह सकते हैं कि डेक्स्टर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फिर जब थोड़ी देर बाद रीटा का फोन आता है तो वो जहाँ अपने पति की वजह से उसकी मदद मांगती है, वही डेक्स्टर अपने काम का बहाना बनाते हुए उससे वादा करता है कि वो फ्री होने पर उसके पास जरूर आएगा।
तो जब पार जाने पर पता चलता है कि मारिया उस लड़के को बुलाकर उससे स्केच बनवाने वाली है तो डेक्स्टर जहाँ फिर से घबराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब जेम्स और डेब कैस्टिलो के घर पे पहुंचकर सारे एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद जब डेब उसे बताती है कि कोई आइस्टर किलर की तरह ही उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है तो क्या वो उसकी प्रोफाइल बनाने पे काम कर सकती है, तो जेम्स उसकी बात से एग्री होता है। वहीं जब फिर से जेम्स को कॉल आने लगता है तो उसके नाम पिकअप करने पर डेब जब उससे पूछने की कोशिश करती है तो जेम्स उसे कोई भी आंसर नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ जब डेक्स क्राइम सीन पर फिर से पहुंचकर और कार के ट्रंक के अंदर घुसकर देखता है तो उसे जहाँ पता चलता है कि उस लड़के ने उसे अच्छी तरह से देखा है। वहीं रात होने के बाद जब जेम्स अपनी माँ के घर पे पहुंचकर डेब को बताता है कि उसकी माँ ही उसे बार बार फोन कर रही थी, वो बैकअप के तौर पे अपने फैमिली डिनर पे उसको साथ में लेकर आया है। तो डेब के क्वेश्चन करने पर वो जब उसे छोड़कर जाने लगता है तो जेम्स को जहाँ अंदाजा होता है कि उसकी बहन भी यहाँ पर आई हुई है। वही डेब भी फैसला करती है कि वो उसको कंपनी देने के लिए साथ में जाएगी, लेकिन अंदर जाने के बाद डेब जहाँ उनकी फैमिली से बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल जाती है। वहीं जेम्स को ना चाहते हुए भी उसके साथ पूरे डिनर पर रुकना पड़ता है। वहीं इधर जब डेक्स अपने वादे के मुताबिक रीटा के घर पे पहुंचता है तो उनकी बातचीत से पता चलता है कि जब एक दिन उसका पति उसे टॉर्चर कर रहा था या रेप कर रहा था तो एस्टर के पुलिस को फोन करने की वजह से ही उसका पति जेल के अंदर है। तो डेक्टर जहाँ उसे समझाते हुए बताता है कि वो डरी समी हुई औरत नहीं है, बल्कि वो अब उससे बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है और अगर उसका पति फिर से शक्ल दिखाता है तो वो दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। तो जब कोडी को मालूम जाता है कि उसके डैड आने वाले हैं तो वो जहाँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, वहीं एस्टर डर कर अंदर चली जाती है। तो रीटा जहाँ उसे मनाने के लिए चली जाती है, वहीं डेक्टर को एहसास होता है कि अगर वो गिरफ्तार हो जाता है तो रीटा की लाइफ उसकी वजह से पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। तो जब डेक्स्टर अपने घर पे जाकर दरवाजा खोलता है तो हैरी उसे अंदर बुलाते हुए बताता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। फिर जब बारिश होते हुए खून की बारिश होने लगती है। वहीं डेक्स्टर जब अपने रूम के अंदर जाता है तो हैरी जहाँ बेली को नींद से उठाकर डेक्स्टर के पास ले जाता है तो डेब उससे पूछती है कि आखिर उसने क्यों नहीं बताया कि वो कौन है। फिर जहाँ डेक्स्टर डेथ टेबल पे लेटा होता है, वहीं डेब उसका सैंपल लेने के बाद जब आइस्टर क्लियर अपना कीचेन दिखाता है तो जब डेब उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछकर डेक्स्टर की जहाँ अपने खतरनाक सपने से नींद टूट जाती है, वही डेक्स्टर बताने की कोशिश करता है कि आज से पहले उसकी हर रात उसकी हुआ करती थी, लेकिन जिंदगी में पहली बार उसे पछतावा, दर्द और डर महसूस हो रहा है जो उसने कभी भी फील नहीं किया है। फिर जहाँ डेक्स्टर अपने ऑफिस पहुंचकर मसूका के लैपटॉप को यूज करते हुए जहाँ अपने एलियस डॉक्टर बैटमैन को या उस नाम का यूज करते हुए जिसकी वजह से उसके पास एनिमल ट्रैंकुलाइजर आता है, उस नाम को जहाँ डीए की लिस्ट से हटाता है। वही जब डेब आकर उसे कॉपीकैट की प्रोफाइल देते हुए उसकी जब राय मांगती है तो डेब की प्रोफाइल पूरी तरह से उसके ऊपर बेस्ड होती है या डेक्स्टर द सीरियल किलर को इंडिकेट करती है। तो डेक्स्टर को ना चाहते हुए भी उसकी प्रोफाइल का मजाक उड़ाते हुए उसे सबके सामने प्रेजेंट करने से मना करता है, लेकिन डेब को पूरा यकीन होता है कि उसने जो लिखा है वो पूरी तरह से सही है। तो कहानी जब फिर से पास में जाती है तो हैरी जब डेक्स्टर से डेब के बारे में पूछता है तो वो हैरी को बता देता है कि डेब उसका रिवॉल्वर लेकर निशाना लगा रही है। तो हैरी जहाँ उसके पास पहुंचकर उनकी बंदूक छूने की वजह से या लेने की वजह से उसे जहाँ घर में ग्राउंडेड होने की सजा देते हैं, वहीं डेब डेक्स्टर के ऊपर इस बात से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं इधर जब जेम्स सभी को समझा रहा होता है कि वो लोग बहुत ही जल्द उस कातिल को पकड़ लेंगे क्योंकि मारिया उस लड़के की मदद से उसका स्केच बनाने वाली है। वहीं डेब जब कॉपीकैट के बारे में हिंट करती है तो जेम्स उसकी बात को भी रिकमेंड करता है। फिर जब मारिया उस लड़के को रिसीव करने के बाद उससे पूछकर स्केच बनवाने की कोशिश करती है तो उसके कोऑपरेट ना करने की वजह से वो लोग जहाँ मार्स पैनल लाकर उसे कंफर्टेबल करते हुए स्केच बनवाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एस्टर अपने घर पे आती है तो वो रीटा से बताती
हैं कि कोडी के बताने की वजह से या उसके डैड जेल से वापस आ रहे हैं तो उसका कोई भी दोस्त उसके पार्टी में नहीं आ रहा है। तो एस्टर चा नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब डेक्स्टर स्केच को देखने के लिए जाता है तो मारिया जा उसे अपने पैरों पर सुलाकर पूरी तरह से थक चुकी होती है। तो डेक्स्टर जा उसके कोट को देखकर उसकी हेल्प करता है। वहीं मारिया से उसे पता चलता है कि उसका स्केच अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जब डेक्स्टर अधूरे स्केच को देखता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि वो कल का वेट नहीं कर सकता है। तो आधी रात होने के बाद डेक्स्टर जा अपने सारे हथियार को या सारे सबूतों को पैक करके समुद्र के बीचों बीच जाकर जब फेंकने लगता है तो वो अपनी ट्रॉफी को देखकर जा इमोशनल होने लगता है। तो अपने विक्टिम को याद करते हुए और उसकी स्लाइड को देखकर जब अपने विक्टिम को याद करने लगता है तो जब उसकी नजर कैस्ट्यूलो के स्लाइड पे जाती है तो उसे आइस ट्रक का मैसेज देखकर ये अंदाजा हो जाता है कि वो उसके ऊपर गुस्सा नहीं है बल्कि उसके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। तो उसी स्लाइड का यूज करते हुए वैलेरी के ब्लड पार्टिकल का यूज करते हुए जहाँ एक चाकू पे लगाता है, फिर कैस्ट्यूलो के घर से मिले हुए मोजे का यूज करते हुए उसके ऊपर भी ब्लड पार्टिकल लगाने के बाद या छिड़कने के बाद जब टेबा और जेम्स को जाकर बताता है कि उसे कैस्ट्यूलो के मोजे पर बेली के ब्लड मिले हैं, साथ ही उसे वीडियो दिखाते हुए ये भी बताता है कि शायद उसी ने अपनी बीवी को मारा है और उन्हें बस उसके हथियार को ढूंढने की जरूरत है। फिर जहाँ जेम्स इस बात को जानने के बाद फिर से जंक यार्ड में ढूंढने का फैसला करता है। वहीं डेब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि उसकी थ्योरी बिल्कुल गलत साबित हुई है। तो डेक्स्टर जहाँ मनी मन उससे माफी मांगता है। वहीं जब कहानी पास में जाती है तो डेक्स्टर जब डेब से माफी मांगने की कोशिश करता है तो डेब जहाँ उसके ऊपर गुस्सा होते हुए जब बहस करने लगती है तो डेक्स्टर जहाँ उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसको और डैड को फिक्र होने लगी थी। तो डेब जब उसे मना करते हुए गुस्से में बताती है कि काश उसके डैड ने उसे कभी लाया नहीं होता। So sorry. तो डेक्स्टर के मायूस होने पर डेब जहाँ उसे माफी मांगती है। वहीं डेक्स्टर उसके टीम के बॉक्स को देखकर ये बता के चला जाता है कि उसका निशाना उससे बहुत ज्यादा अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ जब रीटा अपने पति के बारे में सोचकर फिर से परेशान होने लगती है तो रीटा जहाँ अपने पति को फोन करके धमकाते हुए बताती है कि अगर वो उसके बच्चों के करीब आता है तो वो फिर से पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग जंक यार्ड में खोजते हैं तो उन्हें जहाँ डेक्स्टर का प्लांट किया हुआ चाकू मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब डेक्स्टर अपनी ट्रॉफी को वापस रख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उनको चाकू मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ जब लड़का अपने स्केच को लगभग कंप्लीट कर चुका होता है तो उसके जहाँ रिलेटिव आकर उसे स्टेशन से ले जाते हैं, लेकिन जब बटिस्टा उसके बनाए हुए स्केच को देखता है तो वो उसे देखकर जहाँ पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेक्स्टर जब कंफर्म करता है कि उसके चाकू पर बेली का खून है, कैस्टिलो ने ही अपनी वाइफ का खून किया है। वहीं बटिस्टा जब वहाँ पे पहुंचकर सभी को स्केच दिखाता है तो जेम्स जा उसको देखकर गुस्सा हो जाता है। वहीं डेब जब डेक्स्टर को बुलाकर उसका स्केच दिखाती है तो डेक्स्टर जब डरते हुए वहाँ पे पहुंचकर देखता है तो उसकी जान में जान आती है। फिर जब शाम होने के बाद एस्टर के बर्थडे पर सभी लोग जमा होते हैं तो रीटा के इन्फॉर्म करने की वजह से एस्टर के सारे दोस्त भी आए हुए होते हैं। वहीं डेक्स्टर अभी भी डेक्स्टर से नाराज होती है, लेकिन डेक्स्टर अपने बच्चे की खुशी में पार्टी में शामिल होकर एंजॉय करने लगता है। फिर जहाँ डेक्स्टर अपने घर पे पहुंचकर अपने लॉक को जहाँ बदलता है वहीं बाहर के नज़ारे को दिखाकर हमें याद दिलाता है कि हैरी ने कहा था तूफान आने वाला है। तो डेक्स्टर के इसी मैसेज के साथ जहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है वही हम अगले एपिसोड में देखने वाले हैं कि आखिर उन्होंने आइस्टर किलर को पकड़ा है या उसके कॉपीकैट को पकड़ा है। Fuck are you? तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।